जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र की दोस्तों। इससे पहले हम दो कंप्लीट कर चुके हैं, दो वीडियोस आपके, दो चैप्टर से ज़्यादा और कंप्लीट हो चुके हैं। और ये हमने सारी चर्चा इसमें जो भी होती है, आप ये जो एग्जाम्स के लिए, चाहे वो मस्तिष्क जिम्मेदार है, ये प्रच्छापयोगी, मनुष्य के संवेदी अंग, और ये बहुत सारी चर्चा हम कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर मतलब पार्ट नंबर 3 है, थर्ड वीडियो है ये। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है ये आपके एग्जाम्स के लिए, खासकर जनरल साइंस के लिए बहुत ही बेहतरीन। तो मिस मत करना, बार बार मल्टीपल टाइम इसको देखिए, रिवीजन करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। जो भी आपके 20-25 क्वेश्चन आते हैं, 15 से 18, 20 क्वेश्चन जो भी आते हैं आपके जनरल साइंस में, यूपीपीसीएस में खासकर, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं तो। चलो चर्चा करते हैं। ये पार्ट थर्ड है और लेक्चर नंबर 3 है। चलिए देखते हैं क्या है। ये कहते हैं नलिकाविहीन, वही नलिकाविहीन जिनमें नलिका नहीं होती, वे ग्रंथियां जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को साबित करती हैं। उनसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। उन्हें कहते हैं अंतःस्रावी। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथ, इनलैंड ग्रंथ कहते हैं उन्हें दोस्तों। ठीक है। हार्मोन्स जीवन भर जीवन की गति यानी कि टेम्पो ऑफ लाइफ बनाए रखने का काम करते हैं। हार्मोन्स का काम है कि जीवन की गति में उसको कैटालाइज करना, यानी कि उसकी गति को बढ़ाना, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, ये सारी काम ये हार्मोन का करते हैं दोस्तों। हार्मोन की परिभाषा समझो। हार्मोन एक ऐसा संदेशवाहक पदार्थ होता है जो किसी बाह्य या अंत उद्दीपन स्टिमुलस के कारण शरीर के किसी भाग की अंतःस्रावी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होकर रुधिर में पहुंचकर पूर्ण शरीर में संचारित होता है। तो हार्मोन बॉडी के लिए इतने ज्यादा जरूरी है कि हार्मोन के होने से ही आपकी बॉडी में एक्टिवनेस, आपको नींद आना, आपकी चीजें होना, जैसे मेलाटोनिन होता है, ठीक है, एड्रेनल होता है जो आपके गुस्से को कंट्रोल करता है, कम बढ़ती करता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये कंट्रोलर है आपकी बॉडी के। कौन है? एक मैसेंजर के साथ साथ ये क्या है? कंट्रोलर। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का पिता, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ये याद रखना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब आते हैं कौन कौन सी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां। दिस इज थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल जहां से एड्रिनल हार्मोन निकलते हैं, पीनियल ग्लैंड और पीयूष ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथियां दोस्तों। अंतःस्रावी, मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं, अंतःस्रावी तंत्र की अनियमितता, प्रकार्यक रोग यानी कि फंक्शनल डिजीज, ये क्या करते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन सीधे रक्त में यानी कि ब्लड में साबित कर दिए जाते हैं। आप समझो, यहाँ जो इनसे हार्मोन निकलते हैं वो सीधे ब्लड में क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्लूट हो जाते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं और रक्त के प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि वो ब्लड की प्लाज्मा में, पूछ सकता है कि वो कहाँ घुलते हैं, तो ब्लड के प्लाज्मा में जाकर घुल जाते हैं। तथा धमनियों के माध्यम से, जो अर्टरीज है हमारी बॉडी में, जो अर्टरीज है, जो ज्यादा सैचुरेट फैट के खाने के बाद जो हमारी अर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, उनके माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं, जिसमें अर्टरीज में ब्लड घूमता है दोस्तों। अब ग्रंथियों के प्रकार समझेंगे। बहिस्रावी ग्रंथि, मिश्रित और अंतःस्रावी। ठीक है, हो गए। ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड हो गई, ये मिक्स ग्लैंड हो गई, ये इंटरस्टिशियल ग्लैंड हो गई। अब होते हैं बहिस्रावी, ये नलिका युक्त यानी नलिका होती है इसमें। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं होती, नलिका विहीन होती है। समझो हर एक पॉइंट को। तो बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिका होती है। ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम को साबित करती हैं, जैसे लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। समझ रहे हैं? यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, नॉट हार्मोन। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। जो बहिस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं? लार ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, जैसे लाइपेज है, ठीक है, और टाइलिन है। श्वेत ग्रंथि से निकलता है। दुग्ध ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन की वजह से ये दुग्ध ग्रंथियों का बड़ा होना। अश्रु ग्रंथि से निकलता है। कौन सी ग्लैंड होती है उसमें? अश्रु ग्रंथियां होती है। ये सब चर्चा करेंगे। वे ग्रंथियां जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करती हैं, मतलब दोनों का मिक्स काम करती है, उन्हें कहते हैं मिश्रित ग्रंथियां। ये अग्नाशय, अग्नाशय इसमें पैंक्रियाज ओनली एक सिंपल उदाहरण है जो मिश्रित ग्रंथि कहेगा इस। और ये हार्मोन को साबित करती है और ये एंजाइम को, बहिस्रावी एंजाइम को, अंतःस्रावी हार्मोन को। उदाहरण जैसे पीयूष ग्रंथि और धनुर ग्रंथियां। अग्नाशय पा जाइए। अब अग्नाशय क्या? देखो अग्नाशय दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय रस रूपी एंजाइम को साबित करता है। इसमें शामिल एंजाइम है ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज है, लाइपेज है, याद रखना। जो बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में है, ये क्या करता है? अग्नाशय ये एंजाइम को साबित करता है। इसमें शामिल एंजाइम माने जाएंगे, ट्रिप्सिन माना जाएगा आपका, एमाइलेज, लाइपेज। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या है? पूर्ण कंप्लीट डाइजेस्ट रस कहलाता है, जूस कहलाता है। कौन सा? अग्नाशय रस को दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में देखेंगे तो आप, ये था बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में, जिसमें एंजाइम्स निकल के आई, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, टीईएल करके याद रखो। और इसमें क्या अंत है? इसमें इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, सोमेस्टोस्टेटिन है, ये नामक हार्मोन का साबित होता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिकाओं से,
कहाँ से, लैंगेंस्की दीपिका के बीटा कोशिकाओं से ये कौन सा निकलता है, इंसुलिन। और ग्लूकागन हार्मोन निकलता है अल्फा कोशिकाओं से, और सोमेटोस्टेरोडिन हार्मोन निकलता है डेल्टा कोशिकाओं से। ठीक है, एप कोशिका द्वारा अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड साबित होता है। एप कोशिका के द्वारा अग्नाशयी जो पैंक्रियाज का पॉलीपेप्टाइड साबित होते हैं। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट बात करेंगे इंसुलिन व ग्लूकागोन का कार्य। देखिए दोनों हार्मोन इंसुलिन एवं ग्लूकागोन, इंसुलिन कहां से आया, बीटा कोशिका से, और ग्लूकागोन अल्फा कोशिका से। ऑलराइट, दोनों हार्मोन दोस्तों रक्त में शर्करा की मात्रा को यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन जो है अगर बॉडी में सुक्रोज यानी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तो आपको डायबिटीज हो जाती है। इस तरीके से होता है। रक्त में शर्करा की अधिकता होने पर इंसुलिन हार्मोन निकलता है और अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है। समझ रहे हैं, रक्त में अगर शर्करा की अधिकता हो गई यानी कि ब्लड में ग्लूकोज स्तर ज्यादा बढ़ गया तो इंसुलिन हार्मोन निकलेगा और अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देगा। रक्त में शर्करा की कमी होने पर ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। अगर कमी हो गई, समझ रहे हैं, अधिकता हो गई तो निकलेगा इंसुलिन हार्मोन, जिससे अतिरिक्त शर्करा की जो ज्यादा डायरेक्ट जो एक्स्ट्रा जो शर्करा है ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा। लेकिन रक्त में अगर शर्करा की कमी हो गई, ग्लूकोज की कमी हो गई तो ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है और संचित ग्लाइकोजन को पुनः शर्करा में यानी ग्लाइकोजन को, ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है कि शर्करा की कमी, जैसे आप फास्ट रहते हैं ना, आप व्रत में है तो व्रत में रहने पे बॉडी में क्या होता है, आप कुछ खाते तो है नहीं, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खा लिए या कुछ खा लिए, नमक भी नहीं लेते हैं, तो क्या होता है उस समय जो ग्लाइकोजन है ये पुनः किसमें, आपकी बॉडी से ग्लाइकोजन जो लिवर में यकृत में जो स्टोर होता है ये पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है। और ये कौन करता है, जब आपकी बॉडी में कुछ खाओगे नहीं तो शर्करा की कमी होगी, शर्करा की कमी होगी मतलब ग्लूकोज की कमी होगी, तो ये ग्लूकागोन हार्मोन निकलेगा और ये ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन जो आपके यकृत में लिवर में स्टोर है उसको शर्करा में बदल देगा। समझ रहे, इतना एक्सप्लेनेशन बहुत है। नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट चर्चा करेंगे परीक्षा दृष्टि से क्या इंपोर्टेंट है। नॉर एड्रोलिन नामक रसायन द्रव्य है किसका, नॉर एड्रोलिन, तो दो न्यूरोट्रांसमीटर। बहुत सारे जो रासायनिक तत्व है ना बॉडी के न्यूरॉन्स के लिए, खासकर जो आपकी बॉडी में मस्तिष्क में अंदर है जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये केमिकल जितने भी सब्सटेंस है। तो नॉर एड्रेलिन ये नामक रसायन द्रव्य है न्यूरोट्रांसमीटर का। न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतु यानी एक्सॉन्स एवं डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु है, युग्मना बिंदु एवं सिनेप्सिस होते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षय तंतुओं एक्सॉन्स एवं डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु है, युग्मना बिंदु क्या है, युग्मानुबंध या सिनेप्सिस। हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने से भूमिका निभाता है वह ऑक्सीटोसिन। जो हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है यह ऑक्सीटोसिन, मैंने ऊपर बताया। थायरॉक्सिन क्या एक हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है तो आयोडीन की कमी के कारण। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन साबित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है ये TSH, ये आ सकता है। थायराइड ग्रंथि से दोस्तों थायरॉक्सिन साबित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन है TSH। वह हार्मोन जिसके साबित होने से हृदय गति बढ़ जाती है, उत्तेजना का हार्मोन होता है एड्रेनलिन। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका द्वारा। याद रखना एस्ट्रोजन को पुटिका द्वारा साबित किया जाता है, पुटिका के द्वारा एस्ट्रोजन को। अब प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां उनके कार्य ये क्या है, इनलैंड ग्लैंड्स और उसके कार्य। जैसे पीनियल ग्रंथि से दोस्तों क्या निकलता है, मेलाटोनिन। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन रिलीज होता है जो आपकी सोने को, ये पिगमेंटेशन होता है इसका, सोने में काम आता है। अगर आप जैसे लाइट जला के अगर सो रहे हैं, देखा होगा कई बार, तो होता क्या है कि आपको नींद नहीं आती है। क्यों, वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से रिलीज नहीं होता है। तो मेलाटोनिन का आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेलाटोनिन आपको सोने नहीं देता है अगर आप लाइट में है या इस तरह है। आप देखा होगा मोबाइल की कई बार रिफ्लेक्शन होता है, मोबाइल की स्क्रीन जलती रहती है, तब भी मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। दूसरा प्यूस ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। पस जो पिट्यूटरी है जिसको कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये क्या होता है, तो जो पस पिट्यूटरी ग्लैंड है या न्यूरो हाइपोफाइसिस है दोस्तों, इससे वैसोप्रेसिन यानी ADH या ऑक्सीटोसिन निकलते हैं जो दुग्ध ग्रंथियों के लिए इंपोर्टेंट है। तो वैसोप्रेसिन, ADH और ऑक्सीटोसिन पस पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोकोसिन से निकलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलते हैं। और जो आगे वाली पिट्यूटरी है जिन्हें बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ये सोमेटोस्ट्रोपिन होते हैं या वृद्धि हार्मोन होते हैं, GH बोलते हैं। क्या होते हैं, सोमेटोट्रोपिन, STH या वृद्धि हार्मोन होते हैं। और इनमें से प्रोलैक्टिन भी निकलते हैं, लुटियोट्रोपिक हार्मोन भी निकलता है, पुटिका प्रेरक हार्मोन जिसे FSH बोलते हैं, और लिटुनाइजिंग हार्मोन या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन होता है, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, और थायराइड प्रेरक हार्मोन भी निकलता है इस ग्रंथि से दोस्तों।
और एक और है मेलेनोसाइट पेरिक हार्मोन, ये देख सकते हो इतने सारे हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं। कौन सा है एक बार और देख लो, सोमेटोट्रोपिन एसटीएच या वृद्धि हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, प्रोलैक्टिन होता है पीआरएल, ठीक है, या क्या होता है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन होता है एलटीएच, पुटका प्रेरक हार्मोन हो गया जिसे बोलते हैं एफएसएच, ल्यूटिनाइजिक हार्मोन होता है एलएच या अंतराल, कोशिका प्रेरक हार्मोन हो गया, और एसीटीएच हो गया एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन हो गया, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन हो गया, ये निकलते हैं दोस्तों आपके अग्र पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस से। गॉट इट। अब आते हैं यहाँ पैराथायराइड ग्रंथियों से क्या बात होगी, पैराथायराइड ग्रंथियां क्या निकलती हैं, इन पर चर्चा करते हैं। पैराथायराइड ग्रंथियां, इससे निकलता है पैराथार्मोन, पैराथार्मोन या पीटीएस निकलता है, या थायराइड या अबडू ग्रंथि होती है इससे, थायराइड या अबडू ग्रंथि के द्वारा। गॉट इट। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इस पे पैराथार्मोन या पीटीएच पे। तो यह थायराइड या अबडू ग्रंथि क्या है, टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन होता है। क्या कहते हैं इसको कहते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन होती है, और इससे से निकलता है जो थायराइड या अबडू ग्रंथि है ट्राईआइडोथायरोनिन या कैल्सीटोनिन, ये तीनों हार्मोन है जो थायराइड या अबडू ग्रंथि से निकलते हैं गाइस। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है कैल्सीटोनिन, याद रखना टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन या कैल्सीटोनिन। थाइमस ग्रंथि की बात करेंगे, इससे होता है थाइमोसिन या थाइमोबायोटिन। क्या होता है, थाइमस ग्रंथि से होता है थाइमोसिन या थाइमोपोएटिन, ये दोनों थाइमस ग्रंथि से निकलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यकृत पे आ जाओ, इससे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है आईजीएफ निकलता है, जैसे बात हुई। वृक्क या किडनी से कोलेस्ट्रॉल, याद रखना रेनिन इज वेरी इंपोर्टेंट, एरिथ्रोपोइटिन, ये सब निकलते हैं वृक्क या किडनी से। समझ रहे आप, वृक्क या किडनी से हो गया कैलेस्ट्रॉल, कैलेस्ट्रॉल होता है कैलेस्ट्रॉल, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, ये कहाँ वृक्क या किडनी से। अंडाशय या सिर्फ महिलाओं में ये होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, महिलाओं में होते हैं एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, ये महिलाओं में होते हैं, और पुरुषों में होता है एंड्रोजन, टेस्टा जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जो वृषण या सिर्फ पुरुषों में होते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। समझ गया आप, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय सिर्फ महिलाओं में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब आते हैं आमाशय पे। देखिए मिस मत करिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आमाशय में निकल आओ, आमाशय मतलब पेट से गैस्ट्रिन और ग्रेलिन, गैस्ट्रिन और ग्रेलिन निकलता है आमाशय, स्टमक से। कहां से, स्टमक से निकलता है आमाशय और ग्रेलिन। अग्नाशय से क्या होता है, अल्फा कोशिका जो ग्लूकोगोन होता है, बीटा कोशिका इंसुलिन, डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन, और ये एफ कोशिका से निकलता है अग्नाशय या पॉलीपेप्टाइड। अब आ जाओ अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, ये होता है एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल मेडुला या एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन होता है, एल्डोस्टेरोन होता है, ये किससे निकलते हैं, ये सारे हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, एल्डोस्टेरोन और नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन निकलते हैं किससे, किडनी से, अधिवृक्क से, और कॉर्टिसोल भी निकलता है दोस्तों, जैसे पहले सॉरी अधिवृक्क से, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि हो गया, वृक्क या किडनी हो गया, ये एड्रिनल ग्रंथि होगी, ये इधर होती है दूसरी वाली, ये वाली इधर से, ये समझ रहे हैं आप, ये आपका वृषण होता है, पुरुषों के मेल के टेस्टिस होते हैं, और ये महिलाओं का ये होता है, महिलाओं का जो अंडा से होते हैं वहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। ठीक है, और एक किडनी हो गया ये वाला, यहाँ से कोलेस्ट्रॉल, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन निकलता है, ये इधर वाली से ये निकल गया एड्रिनल मेडुला। ठीक है, ये हो गया आपका लिवर, यहाँ से सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये, और ये होता है आपका थाइमस ग्रंथि, याद रखना थाइमस ग्रंथि यहाँ होती है जहाँ से थाइमोसिन या थाइमोपोइटिन निकलते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड से क्या होता है पैराथार्मोन या पीटीएच, थायराइड या अबडू ग्रंथि निकलती है, कैल्सिटोनिन दोस्तों, टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन होता है, ट्राईआइडोथायरोनिन या कैल्सिटोनिन होता है। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मिस मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत से लोग मिस नहीं कर रहे हैं। कमेंट में फीडबैक में बताइए कि कैसा है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बात करते हैं नाउ पीयूष ग्रंथि, वी आर टॉकिंग अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसकी बात करेंगे, इसकी अवस्थिति समझो। कपाल की स्पेनॉइड हड्डी में, कपाल की स्पेनॉइड हड्डी में निकलती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी होती है मास्टर ग्रंथि, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलती है। मास्टर ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करने के कारण है ये कौन सी, कपाल के स्पेनॉइड हड्डी में मास्टर ग्रंथि या अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करने के कारण है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये, याद रखना, मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंत कौन सी, पिट्यूटरी, और बड़ी वाली कौन सी है जो ऊपर बताई थी, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड सबसे बड़ी होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि या ये होती है पीनियल ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है,
पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करेंगे, ये होती है पस पिट्यूटरी, जिसे बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसमें से निकलता है वैसोप्रेसिन, जिसे एडीएच बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन। अगर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस ऊपर चर्चा हुई है, मैं उसको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। इससे होता है गाइस सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन जिसे बोलते हैं, प्रोलैक्टिन या ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, लुटिनाजिक हार्मोन या अंतराल कोशिका या प्रेरक हार्मोन। एड्रिनो कार्डिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, थायराइड पेरिक हार्मोन होता है, और मिलिनोसाइड पेरिक हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है? ये वृद्धि हार्मोन होता है। इसके कारण शरीर की वृद्धि का नियंत्रण। रोग क्या है? इसकी अधिकता से भीम कायकता यानी कि जाइनेटिज्म फैलता है। शरीर गोरिल्ला की भांति बेडोल आनुपातिक भीम की है, जिसे अग्रतायिकता कहते हैं। ये होता है इससे सोमेटोट्रोपिन होता है हार्मोन। इसमें होता है वृद्धि हार्मोन, शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करता है। इसके रोग हैं अधिकता से भीम कायकता यानी कि ये होता है, क्या होता है? भीम कायकता, जिसे बोलते हैं जाइजेंटिज्म। शरीर गोरिल्ला की भांति बेडोल हो जाता है, अनुपातिक भीम का जैसे। अग्राधिकायत इसे बोलते हैं एक्ट्रोमैकोलॉजी, क्या बोलते हैं? एग्रोमैकोलॉजी। ठीक है, ये अग्रतायकायता हो जाती है, इसे भीमकाय कहते हैं। और ये सोमेटोट्रोपिन की वजह से होता है, ये होता है वृद्धि हार्मोन। इसके रोग हो गए भीमकायता। तो पूछ लिया उन्होंने कि भाई भीमकायता या जाइजेनेटिज्म कौन सा रोग है? गाइगेनेटिज्म कह सकते हो। ये होता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ये एक वृद्धि हार्मोन होता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी में तो इससे हो जाएगा बोनापन। बोनापन यानी कि ड्वार्फिज्म, नेनिज्म हो जाएगा, और एटलियोसिस हो जाता है। नेरिज्म या एटियोलिसिस, कमी से बोनापन, नेनिज्म अथवा एटलियोसिस हो जाता है। दोस्तों एलटीएच हार्मोन की बात करेंगे, ये होता है ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। एलटीएच दुग्धजनक हार्मोन है, शिशु हेतु स्तनों से दुग्ध का श्रावण होता है। एलटीएच हार्मोन यानी कि लिटियोट्रोपिक हार्मोन है, दुग्धजनक हार्मोन, शिशु हेतु स्तनों से दुग्ध का श्रावण होता है। ठीक है, वहीं एडीएच की बात करें, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वेरी इंपोर्टेंट, एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। इसे अर्जिनिन वैसोप्रेसिन कहते हैं। ये अर्जिनाइन वैसोप्रेसिन यानी कि मूत्ररोधी हार्मोन है एडीएच। इसके संश्लेषण से होता है हाइपोथैलेमस में, और इसके संगठन से होता है पीयूष ग्रंथि। कार्य क्या है? शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायक है ये हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीटोसिन पास है। ऑक्सीटोसिन क्या है? इसके दो लक्ष्य हैं, दो लक्ष्य ऊतक हैं। नंबर 1 गर्भाशय स्त्री यूटेरस, दूसरा स्तन ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन से गर्भाशय स्त्री यानी कि यूटेरस और स्तन ग्रंथि दो लक्ष्य हैं इसके। मेमोरी ग्लैंड, दुग्ध उत्क्षेपण, मिल्क इंजेक्शन, अन्य प्रसव सुगम बनाना, वात्सल, माता का जो वात्सल है, समझ रहे हैं? मिल्क का इंजेक्शन होता है इस वाले हार्मोन से, ये है ऑक्सीटोसिन। और मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जो स्तनी ग्रंथि हैं वो भी इससे बढ़ जाती हैं। कौन सी? मेमोरी ग्लैंड्स। प्रसव सुगम बनाना, वात्सल होना, ये इस ऑक्सीटोसिन के कारण है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पीयूष ग्रंथि से साबित हार्मोन, जो होता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के श्रावण के लिए प्रेरित करता है। एसीटीएच हार्मोन एड्रिनो को क्या होता है? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से होने वाला स्राव का नियंत्रण होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन के स्राव का नियमन होता है इस एसीटीएच हार्मोन से। समझ रहे हैं? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। दूसरा होता है जीटीएच, ये होते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, एफएसएच। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये होता है एफएसएच, यानी कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। वृषण में शुक्राणु जनन में सहायता होती है। अंडजन जो होते हैं, जिसे बोलते हैं ओजेनेसिस या मादा हार्मोन, एस्ट्रोजन के श्रावण को प्रेरित करता है। अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद, मासिक धर्म का नियमन करना इस एफएसएच का काम है। किसका? एफएसएच का काम है। अब आते हैं लेच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है? इसके लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। पुरुषों के नर हार्मोन एंड्रोजन से श्रावण को प्रेरित करते हैं। क्या होता है? एंड्रोजन, उसके श्रावण का प्रेरित करते हैं। पुरुषों के नर हार्मोन एंड्रोजन उसके श्राव का प्रेरित करते हैं। समझिए, ये होता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, वृषण में शुक्राणु जन्म में सहायता है। अंडजनन एवं मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के श्रावण को प्रेरित करना। अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद और मासिक धर्म का नियमन करता है एफएसएच। और होता है जीटीएच यानी कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये आते हैं गाइस, एसीटीएच आता है गाइस, एड्रिनल कॉर्टेक्स से होने वाले स्राव का नियमन, कॉर्टिसोल हार्मोन के स्राव का नियमन करता है ये वाला हार्मोन। अब आ जाओ एमएसएच हार्मोन पे। क्या है? ये होता है मेलेनोसाइट, ये एक प्रेरक हार्मोन है। ये होता है मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन है। नोट देखो क्या है? मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से साबित होता है। मेलाटोनिन हार्मोन का रंग रात को हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन कहते हैं। ठीक है, मेलेनोसाइट होता है प्रेरक हार्मोन है। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से साबित होता है।
मेलाटोनिन हार्मोन को रात को हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन जैसे मैंने ऊपर की, तो ये एमएसएच हार्मोन होता है या निद्रा कारक हार्मोन कहा जाता है। तीव्र रोशनी होने पर मेलाटोनिन हार्मोन साबित नहीं होता है, अतः रात में ठीक से नींद नहीं आती है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है, जैसे बात हो चुकी है। कौन सी है सबसे छोटी? या पीनियल, मैंने शायद बड़ी बताई है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सबसे छोटी है पीनियल और दूसरे नंबर की है आपकी ये कौन सी? पीयूष ग्रंथि। ये दूसरे नंबर की है पीयूष ग्रंथि, दूसरी सबसे छोटी अंत, दूसरी सबसे छोटी। और सबसे छोटी कौन सी है? ये। सॉरी गाइस, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे भी, इसलिए मैंने आपको अभी ये बताया। सबसे छोटी है पीनियल, उसके बाद है पीयूष ग्रंथि। समझ गए? अब आ जाते हैं इधर नोट पे, समझो। मेलाटोनिन का नोट पढ़ते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से साबित होता है, जो सबसे छोटी ग्रंथि है शरीर की। मेलाटोनिन हार्मोन को रात का हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन या निद्रा का हार्मोन कहा जाता है। तीव्र रोशनी होने पर मेलाटोनिन हार्मोन साबित नहीं हो पाता, अतः रात में ठीक से नींद नहीं आती। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी पीनियल ग्रंथि है, कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके कार्य। यह थायराइड ग्रंथि, इसे कहते हैं अवटु ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथियां और ये अवटु ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है दोस्तों। गॉट इट? अब आते हैं क्या है थायराइड ग्रंथि क्या होते हैं? थायराइड कार्टिलेज होते हैं, थायराइड ग्लैंड होती है, ट्रैकिया है, नोडल है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये थायराइड ग्रंथि, पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। गले में दोनों लैरिक्स के बीच होती है, भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न होती है। प्रमुख उत्सर्जित हार्मोन है इससे थायरोक्सिन T4, ट्राई आइडोथायरेनिन T3 और कैल्टोटोनिन, तीनों हार्मोन है जो इससे निकलते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, गले में दोनों लैरिंक्स के नीचे, भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न है। प्रमुख उत्सर्जित हार्मोन है थायरोक्सिन T4 और ट्राई आइडोथायरेनिन, ये होता है T3। कैल्टोटोनिन भी होता है इससे, जो यहाँ की अवस्थिति है, इससे निकलते हैं थायरोक्सिन, दोबारा रख लो, ट्राई आइडोथायरोनिन और कैल्टोटोनिन। समझ रहे हैं आप? अब आ जाओ पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड ग्रंथि परावर्तु क्या होती है? इसकी अवस्थिति गले में थायरॉइड ग्रंथि के पीछे होती है और भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न है। इसके स्रावी हार्मोन समझो। पैराथार्मोन होता है जो कोलिप हार्मोन है, और कैल्सिटोनिन होता है। पैराथार्मोन होता है और कैल्सिटोनिन है, ये होता है कोलिप हार्मोन। ठीक है, भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न है। स्रावी हार्मोन पैराथार्मोन हो गया, कोलिप हार्मोन और कैल्सिटोनिन हो गया। अल्प श्रावण समझो, ये होता है हाइपोकैल्सीमिया। अल्प श्रावण में है हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, जिससे टिटेनी भी होता है। और एक होता है अध श्रावण से एस्टियोपोरोसिस। दोस्तों क्या होता है? एस्टियोपोरोसिस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, समझ रहे हैं आप? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ऑस्टियोपोरोसिस ये अध श्रावण, ज्यादा श्रावण होगा तो इससे होगा ऑस्टियोपोरोसिस, और अल्प श्रावण होगा, कम होगा तो उससे होगा हाइपोकैल्सीमिया या टिटेनी बोलते हैं जिससे। किसका? ये आपकी पैराथायरॉइड ग्रंथि परावर्तु, भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न क्या है? स्रावी हार्मोन से, गले में थायरॉइड की ग्रंथि के होता है दोस्तों। अब कुछ थायरॉक्स हार्मोन की कमी से होने वाले रोग देख लो। थायरॉक्स हार्मोन की कमी से होने वाले रोग देखेंगे। घेंगा थायरॉइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि करता है। जड़ मानवता इसे बोलते हैं क्रेटिनिज, या बच्चों को होता है, ये बच्चों में होता है जड़ मानवता या क्रेटिनिज। बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मिक्सडीमिया, मिक्सडीमिया होता है रोगी को हृदय गति एवं रक्तदाब दोनों घट जाता है। मिक्सडीमिया क्या है? रोगी का हृदय गति व रक्तदाब दोनों घट जाता है। वयस्कों को होता है ये मिक्सडीमिया, वयस्कों में। हाशिमोटो का रोग, प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा थायराइड ग्रंथि पर हमला, उसे थायराइड की आत्महत्या यानी कि सुसाइड कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? सुसाइड कहते हैं। हाशिमोटो का रोग होता है प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा थायराइड ग्रंथि पर हमला, उसे थायराइड की आत्महत्या या सुसाइड कहते हैं। दूसरा है हाइपोथायरिज्म, जनन क्षमता की कमी होती है इससे, याद रखना दोस्तों। हाइपोथायरिज्म से जनन क्षमता की कमी दिखाता है। हाशिमोटो का रोग होता है, इंपोर्टेंट है सारे गाइस, प्लीज डोंट मिस इट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर चाहिए। हाशिमोटो का रोग प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा थायराइड ग्रंथि पर हमला, उसे थायराइड की आत्महत्या यानी कि सुसाइड कहते हैं। हाइपोथायरिज्म, जनन क्षमता की कमी। और ये मिक्सडीमिया होता है, मिक्सडीमिया ये वयस्कों को होता है, रोगी को हृदय गति एवं रक्तदाब दोनों घट जाता है। जड़ मानवता होता है, बच्चों का होता है, और बच्चों का विकास, मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। घेंगा क्या है? थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि करता है घेंगा। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें होगी। अब आ जाओ थायरॉक्स हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। इसके आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर जल संतुलन का कार्य करता है, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है, जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन से साथ मिलकर उसे दूसरी सबसे छोटी दूसरी ग्रंथि यानी कि पिनियल ग्लैंड के बाद सबसे छोटी सेकंड नंबर की छोटी ग्रंथि है पीयूष। इससे कौन सा हार्मोन है? जल संतुलन का। इसके साथ मिलकर जो थायरोक्सिन है यानी आयोडीन युक्त हार्मोन है, वो क्या करता है? जल संतुलन का कार्य करता है।
उपापचयी क्रिया का नियंत्रण मेटाबॉलिज्म, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करना, जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करना, ये सारी चीजें गाइस बहुत जरूरी है। घेंगा देख लो, थायराइड ग्रंथि के आकार में अगर वृद्धि होती है तो जड़ मानता बच्चे के शरीर मानसिक विकास का अवरुद्ध हो जाता है। मिक्सडीमिया रोगी को हृदय गति व रक्तदाब दोनों घट जाता है मिक्सडीमिया में, और ये वयस्कों में होता है। हाशीमिटो प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा थायराइड ग्रंथि पर हमला और उसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। और हाइपोथायरिज्म जनन क्षमता में कमी, रिप्रोडक्शन क्षमता में कमी को दिखाता है ये क्या, थायराइडिज्म। क्या दिखाता है ये आपको देख लो, हाइपोथायराइडिज्म। गॉट इट। अब आ जाओ थायरॉक्सिन हार्मोन से, अब थायरॉक्सिन, एक मिनट भैया, एक मिनट, सॉरी थायरॉक्सिन हार्मोन से होने वाले रोगों की बात करेंगे गाइस। क्या है, देखो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसकी अधिकता से, ये अधिकता से, और यहाँ पर पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन हार्मोन के कार्य दोनों की चर्चा करने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट सबसे यही है कि लाइक शेयर बने रहनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों प्लीज, इससे रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अब आते हैं नेत्रो, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ज्यादा हो जाता है आपकी बॉडी में, इसकी अधिकता हो जाती है, बॉडी में इसका अधिकता यानी इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ जाती है, तो क्या होगा, नेत्रोसेंधी गलकेंद्र होती है, नेत्रोसेंधी गल गंड जो होता है जिसे बोलते हैं एक्सोपैथोलिक गोइटर, जिसमें ग्रेव्स डिजीज, उसकी आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर आ जाती है, ये होता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण होता है नेत्रोसेंधी गलकंड, या उसे बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर आ जाती है। प्लमर का रोग, प्लमर डिजीज होती है, अन्य नाम है इसका टॉक्सिक ग्वाइटर, प्लमर का रोग है प्लमर डिजीज, टॉक्सिक ग्वाइटर। इसमें क्या होता है, प्लमर के रोग में वजन में कमी हो रही है, हाथ पैर कांपना, थायराइड ग्रंथि का फूलना यानी कि गांठ का हो जाना, ये सारे लक्षण है इसके थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग हैं। नेत्रोसेंधी गलकंड जिसे बोलते हैं एक्सोपैथेल्मिक गोइटर, ग्रेव्स डिजीज, आंख फूलकर नेत्र कोटकर से बाहर आ जाती है, प्लमर का रोग है प्लमर डिजीज, टॉक्सिक ग्वाइटर, वजन में कमी, हाथ पैर कांपना, थायराइड ग्रंथि का फूलना या गांठ, ये सारे रोग होते हैं। पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन हार्मोन के कारण रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करना होता है, रक्त में, ब्लड में। ये पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन के कारण, हार्मोन के कारण दोस्तों। क्या है, पैराथायराइड रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करना, रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर पैराथार्मोन हार्मोन को साबित होता है। ठीक है, रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर पैराथार्मोन हार्मोन साबित होता है, और रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है ये पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन हार्मोन। समझ रहे हैं, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर पैराथार्मोन हार्मोन साबित होता है, रक्त में कैल्शियम की अधिकता होने पर कैल्सिटोनिन हार्मोन साबित होता है। समझ रहे हैं, तो रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करना, रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर पैराथार्मोन हार्मोन साबित होना, और रक्त में कैल्शियम की अधिकता पर कैल्सिटोनिन और कमी पर पैराथार्मोन हार्मोन, और कैल्सिटोनिन अधिकता पर। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, याद हो जाए आपको, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है पैराथायराइड। अब आ जाओ एड्रिनल मेडुला से साबित हार्मोन दोस्तों कौन कौन से, देखो एड्रिनल ग्रंथि होती है, ये है एड्रिनल ग्रंथि, यहाँ पर ये बायां वृक्क के किडनी के ऊपर होती है। ठीक है, ये होता है कॉर्टेक्स, ये होता है मेडुला, और जीवन रक्षक हार्मोन होता है ये होता है मेडुला, जीवन रक्षक हार्मोन, ये होता है कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्रंथि बायां वृक्क, एड्रिनल ग्रंथि। नोट, सम्मिलित रूप से दोनों हार्मोन का नाम है कैरकोकोलिमिन्स। क्या नाम है, सम्मिलित रूप से दोनों हार्मोन का नाम है कैरकोलिमिन्स। ये होता है नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन, अमीनो अम्ल है, ये होता है अमीनो एसिड, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन अमीनो एसिड होता है। नोट, सम्मिलित रूप से दोनों हार्मोन का नाम है कैरकोलिमिन्स, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स का नाम है अमीनो अम्ल। समझ रहे हैं, अन्य नाम है नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन का नाम है कार्य, वाहिका संकरण द्वारा त्वचा, पाचन, उत्सर्जन व जनन आदि से संबंधित अंगों से रुधिर संचार कम करना। वाहिका संकरण द्वारा त्वचा, पाचन, उत्सर्जन एवं जनन आदि से संबंधित अंगों में रुधिर संचार कम करना, यह है नॉर एड्रेनलिन का काम। ठीक है, वाहिका हो गया, संकरण द्वारा त्वचा, पाचन, उत्सर्जन एवं जनन आदि से संबंधित अंगों में रुधिर संचार कम करना, यह काम है इसका एड्रिनल मेडुला से साबित हार्मोन का। अब आओ एड्रिनल हार्मोन की बात करेंगे, अन्य नाम क्या है इसके, ये है एपिनेफ्रिन, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। अन्य नाम कौन से हैं, एपिनेफ्रिन हो गया, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन हो गया, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। आपातकाल हार्मोन एवं युद्ध हार्मोन कहते हैं, ये होता है एड्रेनलिन हार्मोन। इसके कारण हृदय गति में वृद्धि, वाहिका विस्तारण जिसे बोलते हैं वैसोडिलेशन द्वारा मस्तिष्क, कंकाल पेशियां, हृदय, फेफड़ों एवं यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार में वृद्धि होना, ये एड्रेनलिन के काम है, एड्रेनलिन हार्मोन के काम है। एपिनेफ्रिन हो गया लड़ो एवं उड़ो हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। आपातकालीन हो गया, ये हो गया हृदय गति में वृद्धि, वाहिका विस्तारण, वैसोडिलेशन
मस्तिष्क, कंकाल पेशियां, हृदय, फेफड़ों में मेकर आदि अंगों में रुधिर संचार में वृद्धि होना इसका काम है। परीक्षा दृष्टि समझो। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रेटिन। कौन सा है? सिक्रेटिन। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन। देखो अग्नाशय जो पैंक्रियाज को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रेटिन। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन होता है मधुसूदनी अंतःस्राव हार्मोन होता है एक, क्या है? पेप्टाइड या प्रोटीन। इंसुलिन मधुसूदनी या अंतःस्राव हार्मोन एक है, पेप्टाइड या प्रोटीन। इंसुलिन में धातु उपस्थित है जस्ता। आयोडीन युक्त नामक उपयोगी होता है क्योंकि वह इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों में। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि वह इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों में। मां और शिशु के बीच गले लगना व चूड़ना हार्मोन प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। इंसुलिन में क्या होता है? जस्ता होता है, जिंक। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि वह इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों में। मां और शिशु के बीच गले लगना या चूड़ना हार्मोन प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन। और ये इंसुलिन जो होता है मधुसूदनी अंतःस्राव हार्मोन है एक, पेप्टाइड या प्रोटीन। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन कौन कौन से, इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन की बात करेंगे। ये होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, कार्टिसोल 95%। ये होता है मिनरलो, ये मिनरल से होता है मिनरलो कार्टियोक्वाइडेस। ये होता है सेल्फ सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है दोस्तों, ये मिनरल वाला मिनरलो कार्टिक्वाइडेस। ये होता है सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ये होता है ग्लूको कार्टिक्वाइडेस। कॉर्टिसोल होता है 95%। लिंग हार्मोन होता है सेक्स हार्मोन, जिसे बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकोइड्स। मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और नर हार्मोन होता है एंड्रोजेंस। विकृति, इसकी विकृति से होने वाला रोग है एडिशन रोग। याद रखना कौन सा है? एडिशन। इसकी विकृति से होने वाला रोग है एडिशन डिजीज। कॉर्टेक्स हमारे लिए इतना जरूरी है कि यदि इसे शरीर से निकाल दें तो मनुष्य 1 या 2 सप्ताह में ही मर जाएगा, कॉर्टेक्स निकाल देने से। समझ रहे हैं आप? अंडाशय सिर्फ महिलाओं में होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोस्तों। थाइमस ग्रंथि की बात करेंगे, ये होता है थाइमोसिन और थाइमोपोइटिन। थाइमोसिन या थाइमोपोइटिन होता है जो थाइमस ग्रंथि में होता है। इधर आ जाओ। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करेंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अल्प श्रावण से होने वाले रोग हैं। एडिशन का रोग है एडिशन डिजीज, हाइपोग्लाइसेमिया है, हाइपरकैलेमिया है। समझ रहे हैं आप? हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरक्लेमिया दोनों रोग हैं। एड्रिनल हार्मोन के अल्प श्रावण से होने वाला रोग है हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि मधुमेह, हाइपोक्लेमिया, एडिमा, शरीर का जगह जगह फूल जाना, ये होता है एडिमा। कुशिंग, ये होता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम होता है जो शरीर भौना सा हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियों में गलन आती है। ऑस्टियोपोरोसिस से हड्डियों में गलन आ जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे। विषाण सिर्फ पुरुषों में होता है। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन की कुछ मात्रा महिलाओं में भी होती है। विषाण सिर्फ पुरुषों में होता है बट एंड्रोजन जो टेस्टोस्टेरोन की कुछ मात्रा महिलाओं में भी पाई जाती है। ब्रेक क्या किडनी है? ये होता है कोलेस्ट्रॉल, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन होता है दोस्तों। अब आ जाओ नेक्स्ट। पीनियल ग्रंथि कहाँ? यहाँ पर कान के नीचे होती है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि है ये इधर। और ये होती है पैराथायरॉइड ग्रंथि यहाँ पर गले में। ये थायराइड एब्डो ग्रंथि होती है, ये भी गले के पास ही होती है। याद रखना। थाइमस ग्रंथि होती है यहाँ पर। यकृत में यकृत ग्रंथि, आमाशय ग्रंथि यहाँ पर। एक एक चीज को देखो कितना बखूबी से बताया। अग्नाशय यहाँ स्टमक हो गया। वृक्क किडनी ये होते हैं, ये वाले दोनों। ये अधवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। अंडाशय सिर्फ महिलाओं में होता है यहाँ पर, और वृषण या सिर्फ पुरुषों में होता है यहाँ पर। टेस्टिस होते हैं दोस्तों। अब आ जाओ आगे। जनन संबंधी हार्मोन पर चर्चा करेंगे। क्या है जनन संबंधी हार्मोन? देखो एस्ट्रोजन होता है गाइस, जिसमें अंडाशय उत्पादन होता है, उत्पादन करता है अंडाशय का। आयु क्या है? यौवना आरंभ से रजनोवृद्धि की आयु तक होता है। एस्ट्रोजन का प्राथमिक रूप क्या है? ये होता है एस्ट्रेडियोल। अन्य नाम देखो तो नारी विकास हार्मोन है। कार्य मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात हो रही है। लड़कियों में स्तन, गर्भाशय, योनि तथा दुर्गंध ग्रंथियां आदि के समुचित विकास में सहायक है। कार्य क्या है? मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, लड़कियों के स्तन, गर्भाशय, योनि तथा दुर्गंध ग्रंथियों में आदि के समुचित विकास में सहायक है ये एस्ट्रोजन दोस्तों। एस्ट्रोजन के सामने पर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन एफएसएच तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच द्वारा नियंत्रण होता है दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है। अब आए रिलैक्शन पे। रिलैक्शन क्या होता है? गर्भावस्था में कार्पस लुटियम तथा आवल जो प्लेसेंटा है वो उसकी बात होगी श्रावण का, ये रिलैक्शन से निकलेंगे। इसके कारण क्या है? प्यूबिक सिपाही 6 को मुलायम एवं गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ाकर शिशु के जन्म को आसान करता है ये रिलैक्शन। ये भैया स्त्री संबंधी हार्मोन है, इसलिए मिस मत करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहने चाहिए प्लीज दोस्तों। ठीक है। तो उत्पादन क्या? अंडाशय का यौना आरंभ से रजनोवृद्धि की आयु तक। एस्ट्रोजन का प्रथम रूप है, ये एस्ट्रोजन की चर्चा कर रहा हूं मैं यहाँ पर। प्राथमिक रूप है एस्ट्रेडोल,
नारी विकास हार्मोन है, मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर काम करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, लड़कियों के स्तन, गर्भाशय, योनि तथा दुग्ध ग्रंथि आदि के समुचित विकास में सहायक है। एस्ट्रोजन के श्रावण पर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन एफएसएच तथा लुटिनाइजिंग हार्मोन एनएलएच द्वारा नियंत्रण होता है। रिलैक्सेशन की बात करेंगे, श्रावण गर्भावस्था में कार्पस लुटियम तथा आवल प्लेसेंटा से कार्य क्या है, प्यूबिक सिपाही 6 का मुलायम एवं गर्भाशय ग्रीवा का छोड़ाकर शिशु के जन्म को आसान करना, ये रिलैक्सेशन का काम है। अब ऑक्सीटोसिन आ जाओ, क्या है ऑक्सीटोसिन, इसके कार्य समझो। माँ और शिशुओं के बीच गले लगाना या चूमना या वात्सल आदि, ये है कार्य इसके ऑक्सीटोसिन के। तथा युगल के मध्य मैथुन के समय भावनाओं को नियमन करना, ये ऑक्सीटोसिन करता है। दुग्ध उत्क्षेपण यानी कि मिल्क इजेक्शन को बढ़ाना, उसके संबंधित प्रमुख ऊतक हैं गर्भाशय में यूट्रस और स्तन ग्रंथियां। प्रोलैक्टिन पर चर्चा करेंगे। इसका उत्पादन होता है पूर्व काल पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग की लेप्टोट्रॉप कोशिकाओं से। अन्य नाम है लुटियोट्रोपिक हार्मोन। शिशु जन्म के पश्चात दुग्ध श्रावण को प्रेरित करता है दोस्तों, यह है प्रोलैक्टिन। क्या है, पूर्व काल पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग को लेप्टोट्रॉप कोशिकाओं में। अन्य नाम है लुटियोट्रोपिक हार्मोन। कार्य क्या है, शिशु जन्म के पश्चात दुग्ध श्रावण को प्रेरित करना, प्रोलैक्टिन के काम है। प्रोजेस्टेरोन समझो, क्या है प्रोजेस्टेरोन है, कार्पस लुटियम द्वारा उत्पादन होता है। कार्य क्या है, गर्भ धारण हेतु आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करना, गर्भाशय की एंडोमेट्रियस का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण को बढ़ाना तथा ग्लाइकोजन को संचरण करना है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। गर्भ धारण हेतु आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करना, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण को बढ़ावा तथा ग्लाइकोजन को संचय करना होता है। अंडाशय में नई पुटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद करना, इसका काम है प्रोजेस्टेरोन का दोस्तों। ठीक है, किसका काम है, प्रोजेस्टेरोन। कार्पस लुटियम द्वारा गर्भ धारण हेतु आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। ठीक है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियस का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण को बढ़ावा तथा ग्लाइकोजन को संचय करता है। अब आते हैं पुरुष संबंधी हार्मोन, क्या है, ये होते हैं टेस्टोस्टेरोन। उत्पादन क्या है, वृषण यानी कि टेस्ट में, लीडिंग की कोशिकाओं जो सेल ऑफ लीडिंग है उसमें। अन्य नाम है पोरस विकास हार्मोन। कार्य क्या है, पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों का परिवर्धन, यौन आचरण को प्रेरित करता है, ये टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये टेस्टीज होते हैं, इसमें लीडिंग की कोशिकाएं, सेल्स ऑफ लीडिंग में पुरुष विकास हार्मोन होता है। पिनियल ग्लैंड्स की बात करेंगे। अब स्थिति क्या है, मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क में, यानी कि जो पिनियल ग्लैंड्स है होती है सेरिब्रम में, प्रमस्तिष्क में, मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क में, सेरिब्रम गोलार्ध के बीच स्थित है। कौन सी, पिनियल ग्लैंड। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पिनियल ग्लैंड। अन्य नाम है इसका एपीफाइसिस सेरेबी। साबित हार्मोन है मेलाटोनिन। कार्य क्या है, निद्रा एवं जागने की क्रिया पर नियंत्रण है। मंद प्रकाश एवं रात में श्रावण अधिक होता है, तीव्र प्रकाश तथा दिन में श्रावण कम होता है दोस्तों, ये होता है पिनियल ग्लैंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, ये होता है फेरोमोन। फेरोमोन पाएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज डोंट मिस इट। किसी जंतु द्वारा मुक्त किए गए अर्थात बाह्य वातावरण में विसर्जित ऐसे पदार्थ जो उसी जाति के अन्य सदस्यों की क्रियाओं या आचरण में परिवर्तन प्रेरित करते हैं, उसे कहते हैं कीट, मनुष्य आदि। जनन व भ्रूणीय विकास क्या हो सकता है, प्रजनन की बात करेंगे, क्या है, परिभाषा समझो। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं वो कहते हैं प्रजनन। और प्रजनन तंत्र, प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का समूह है, उसे कहते हैं प्रजनन तंत्र। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का समूह। मानव जनन तंत्र की बात करेंगे। पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र दो होते हैं, क्या है, पुरुष जनन तंत्र वृषण कोष होता है, इसमें होता है स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक होता है। वृषण होते हैं टेस्टिस, आदि वृषण होता है एपिडाइडेमस होता है। नर जाननी वाहिनी या शुक्र वाहिनियां होती हैं। वेस्ट डिफरेंस होता है, मूत्र मार्ग तथा सेशन होता है, यूरिथ्रिया तथा पेनिस। सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। शुक्राशय सेमिनल वेसल्स होते हैं, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट। तथा काउपर की ग्रंथियां होती हैं, काउपर्स ग्लैंड होती है। अंडाशय होता है ओवरीज, अंडवाहिनियां होती हैं ओविडक्ट। गर्भाशय होता है यूट्रस, योनि होती है वजाइना। भाग होता है वल्वा और स्तन होता है ब्रीस्ट। ये स्त्री के जनन तंत्र है। अब आते हैं मानव में जनन तंत्र। मनुष्य होता है एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, नर तथा मादा के जननांगों में भिन्नता होती है। मानव में जनन होता है, गर्भाकाल होता है कितना, 266 दिन या 38 हफ्ते के बराबर। निषेचन की प्रक्रिया होती है अंडवाहिनी में, जिसे बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में। गॉट इट। नेक्स्ट होता है जननांग। पुरुष होते हैं एक जोड़ी वृषण यानी कि टेस्टिस, और स्त्री होती है एक जोड़ी अंडाशय, से बोलते हैं ओवरीज। नेक्स्ट होता है मादा स्त्री जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु का निषेचन सामान्यतः 48 से 72 घंटे में, 48 से 72 आवर में हो जाता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु उसका निषेचन क्षमता सामान्य 48 से 72 घंटे में हो जाती है। ये नर युग्म होते हैं शुक्राणु इस तरीके से, मादा युग्म अंडाणु होते हैं इस तरीके से। निषेचन प्रक्रिया होती है फर्टिलाइजेशन इस तरीके से। ब्लास्टुला होता है, ये मारुला होता है, ये युग्मनज जायगोट होता है इस तरीके से, समझ रहे हैं। ये होता है गैस्ट्रुला, तीसरे सप्ताह में गैस्ट्रुला। भ्रूण विकास हो जाता है दूसरे माह से 9वें महीने तक। भ्रूण विकास दूसरे माह से 9वें महीने तक हो जाता है भ्रूण विकास। अब नेक्स्ट आ जाओ,
प्रकाश संश्लेषण पर चर्चा करेंगे इस परिभाषा। पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के प्रयोग से कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का उत्पादन करना कहलाता है क्या? प्रकाश संश्लेषण। 6 CO2 एंड 12 H2 यानी सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल मिलाकर 6 C6H12O6 H2O और O इसका ऑक्सीजन के साथ बनता है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधों एवं शैवालों द्वारा किया जाता है। याद रखना 90% भाग पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण है फोटोसिंथेसिस का जलीय पौधों एवं शैवालों द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात करेंगे क्या है? इसकी अवस्थिति होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। कहां पर? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। अवशोषित रंग है इसका नारंगी, लाल, नीला, बैंगनी। क्लोरोफिल है हरे रंग का वर्णक, प्रमुख तत्व है इसमें मैग्नीशियम। समझ रहे हैं आप? परीक्षा की दृष्टि से समझ लो क्या है परीक्षा की दृष्टि से। वाहिनीहीन ग्रंथि होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि है वाहिनीहीन। पीयूष ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है मस्तिष्क में। अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है अग्नाशय। पीत पिंड पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति होती है अंडाशय में। एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है लैंडिंग कोशिकाएं। जनन ग्रंथि होती है कौन सी? प्रोजेस्टेरोन। ये क्या है? जनन ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन होता है पीयूष ग्रंथि। अग्नाशय क्या है? इंसुलिन के द्वारा। अधिवृक्क ये होता है कार्टिसोल। याद रखना जनन ग्रंथि से स्राव होता है प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय से इंसुलिन और अधिवृक्क से होता है कार्टिसोल। गाइस अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण, इज वेरी इंपोर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है लाल रंग में अधिकतम, लाल रंग रेड कलर में अधिकतम, और नीले रंग में होता है द्वितीय अधिकतम। प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी का रासायनिक ऊर्जा में केमिकल एनर्जी में रूपांतरण होता है। दो चरण की बात होगी। प्रथम चरण में प्रकाश ऊर्जा के प्रयोग से एटीपी व एनएडीपीएच के ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं का निर्माण होता है। द्वितीय चरण में प्रकाश से स्वतंत्र अभिक्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का संघनन व न्यूनीकरण होता है दोस्तों दूसरे चरण में प्रकाश संश्लेषण के। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में अधिकतम होता है, नीला रंग द्वितीय अधिकतम होता है। प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी का रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी में रूपांतरित हो जाती है। दो चरण में होता है। प्रथम चरण में प्रकाश ऊर्जा के प्रयोग से एटीपी व एनएडीपीएच की ऊर्जा संचित करने वाले अणु का निर्माण और प्रकाश से स्वतंत्र अभिक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का संघनन व न्यूनीकरण हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, बाह्य कारक कौन से हैं? प्रकाश, तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आंतरिक कारक पर्णहरि में, कोशिका में संचित भोजन की मात्रा और पत्तों की आंतरिक रचना। दोस्तों पत्तों की आंतरिक रचना ये आंतरिक कारण है। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण पे। क्या है ये? होता है बायो प्रोडक्ट, ऑक्सीजन निकलता है उससे उप उत्पाद होता है बायो प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। क्वांटासोम होता है प्रकाश संश्लेषणी वर्णक कण होते हैं, ये होते हैं क्वांटासोम। सबसे कम क्रियाशील होते हैं हरा, सबसे कम क्रियाशील है हरी। आवश्यक उपयोगी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दिन में अथवा रात्रि में होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। सर्वाधिक क्रियाशीलता होती है लाल, इसके बाद नीला। समझ रहे हैं आप? लाल के बाद नीले में सबसे ज्यादा किसमें होती है? ये बात हुई थी ऊपर लाल में, और नीले रंग में होती है द्वितीय, लाल के बाद नीले में। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट आ जाओ। इसका महत्व क्या है? भोजन सामग्री का उत्पादन और वायुमंडल नियंत्रण एवं शुद्धिकरण करने में इसका महत्वपूर्ण भाग है। वायुमंडल एवं किसमें? नियंत्रण एवं शुद्धिकरण का काम है प्रकाश के संश्लेषण में। भोजन सामग्री का उत्पादन है दोस्तों। परीक्षा दृष्टि समझो क्या है। निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में, ओविडक्ट में। स्त्री का गर्भावस्था काल होता है 266 दिन से 38 सप्ताह। कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा होती है ओल्व या एमनियन। सर्टोली कोशिका पाई जाती है वृषण में, सर्टोली। मानव भ्रूण की हृदय धड़कने लगता है चतुर्थ पंचम सप्ताह से। मनुष्य के भ्रूण के विकास में प्रावस्था क्रम है विदलन, मारुला, बास्कुला और गैस्ट्रुला। युग्मनज होता है जायगोट, ये होता है विदलन, मारुला, बास्कुला और गैस्ट्रुला। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में कार्बन प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है बैक्टीरिया द्वारा। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम होता है जल का अपघटन। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया होती है कौन सी? प्रकाश संश्लेषण से बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं। अब आते हैं पादप पोषण पे। पादप में पोषण क्या है? स्वपोषी होते हैं। ऊर्जा हेतु आवश्यक कार्बनिक पदार्थों का स्वतः निर्माण करते हैं। पोषक तत्व की बात करेंगे, ऐसे खनिज तत्व जिनमें भोजन निर्माण हेतु आवश्यक अकार्बनिक तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं पोषक तत्व। जाइलम और फाइलम से क्वेश्चन बहुत आता है। जाइलम समझो, जल संवाहक ऊतक है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है ये जाइलम। इसके कार्य है अवशोषित जल अथवा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक स्थानांतरण करना। फ्लोएम की बात करेंगे, अन्य नाम है इसके। बास्ट ऊतक, बास्ट टिश्यू प्रमुख क्या है? चालनी नलिका है, सहकोशिका है। फ्लोएम मृदु तक होते हैं, फ्लोएम तंतु तथा बास्ट रेशे होते हैं। इसके कारण पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों का अन्य भागों में स्थानांतरण। ये क्या है? ये है फ्लोएम के कारण। बास्ट ऊतक प्रमुख चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम मृदुलक, फ्लोएम तंतु अथवा बास्ट रेशे होते हैं। इसके कार्य क्या है? पौधों के हरे भागों में निर्मित
भोज्य पदार्थों का अन्य भागों में स्थानांतरण होता है। पौधों हेतु आवश्यक पोषक तत्व क्या है? ये है कार्य इसके। पौधों के जीवन चक्र के नियमित पूर्ण होने, विकार रहने, रहित रहने तथा समुचित विकास हेतु आवश्यक है अनिवार्य तत्व है इसके 17। पौधों हेतु आवश्यक पोषक तत्व कौन सी? पौधों के जीवन चक्र के नियमित पूर्ण होने तथा विकार रहित होने की बात हो रही है, विकार रहित रहने तथा समुचित विकास हेतु आवश्यक है अनिवार्य तत्व 17। दीर्घ मात्रा पोषक तत्व में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितनी है? संख्या 9। अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं ये दीर्घ मात्रा पोषक तत्व। गॉट इट? नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से तत्व हैं इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन, ये अधिक मात्रा में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में आवश्यकता वाले तत्व। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। समझ रहे हैं? तो ये सारे तत्व हैं जो एलिमेंट्स हैं जो हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व। अब आते हैं दीर्घ पोषक तत्वों के विशेष कार्य कौन कौन से? ऑक्सीजन का काम है श्वसन करना। ऑक्सीजन का काम क्या है? श्वसन करना। कार्बन के रूप क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रकाश संश्लेषण। कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में काम करता है और प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। मैग्नीशियम का काम है क्लोरोफिल का वर्णक एवं डीएनए एवं आरएनए संश्लेषण करना। कैल्शियम की बात करेंगे, कोशिका भित्ति में संश्लेषण या कोशिका में पारगम्यता की बात हो रही है। कैल्शियम का काम है कोशिका भित्ति में संश्लेषण या कोशिकीय भित्ति में दोस्तों क्या करना? पारगम्यता का काम है ये। और नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो कोशिका भित्ति में संश्लेषण, कोशिकाओं में पारगम्यता, ये कैल्शियम का काम हो गया। नाइट्रोजन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, हार्मोन का मुख्य संगठक होता है आपका प्रोटीन, बहुत इंपोर्टेंट है ये। तो ये नाइट्रोजन में पूछा गया था, तो ये प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, विटामिन, हार्मोन का मुख्य संगठक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बात करेंगे नेक्स्ट? अब मैं बता दिया मैंने। पोटेशियम पे आगे, प्रोटीन संश्लेषण, रंध्र उसका खुलना व बंद होना, विभाज्योतक ऊतक का वृद्धि होना, ये सब काम है। नेक्स्ट बात करेंगे किसमें? फास्फोरस में। फास्फोरस क्या है? कोशिका झिल्ली, कुछ प्रोटीन एवं संगठक उसके जड़ों में वृद्धि की बात करेंगे। समझ रहे हैं? कोशिका झिल्ली, कुछ प्रोटीन के संगठक जड़ों में वृद्धि की बात होगी। सल्फर की बात करेंगे। प्रोटीन जीव द्रव्य में उपस्थिति, सिस्टीन या मैथोनिन उपस्थिति होगी दोस्तों। प्रोटीन जीव द्रव्य में उपस्थित सिस्टीन या मैथोनिन में उपस्थित होगा ये सल्फर। समझ रहे हैं आप? कैल्शियम की बात करेंगे, कोशिका भित्ति में संश्लेषण या कोशिकाओं में पारगम्यता की बात हो रही है। मैग्नीशियम की बात करेंगे, क्लोरोफिल का वर्णक है, डीएनए एवं आरएनए संश्लेषण में ये काम करता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं सूक्ष्म पोषक एवं लघु मात्रा पोषक तत्व में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। संख्या है 8। आवश्यकता की बात करें, कम मात्रा में पोषक तत्वों की सांद्रता 1 ppm से कम हो जाती है। कितनी? सूक्ष्म पोषक या लघु मात्रा पोषक तत्वों की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, इसकी संख्या है 8। आवश्यकता की बात करें, कम मात्रा में पोषक तत्वों की सांद्रता यानी कि 1 ppm से कम हो जाती है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनकी बात हो रही है। तत्व में इसमें बोरोन हो गया, क्लोरीन हो गया, तांबा हो गया, लो हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक, निकेल, मोलिब्डेनम, ये सारे क्या हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक या लघु मात्रा वाले तत्व हैं जिनकी बात हो रही है। बोरोन, क्लोरीन, तांबा, लोहा, मैग्नीज, निकेल, जिंक और मोलिब्डेनम की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे क्या है, ठीक है। अब देखो क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन का क्या? क्लोरीन जो है प्रकाश संश्लेषण में जल का विघटन होता है और पत्ती जड़ों की वृद्धि होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण में जल का विघटन, पत्ती जड़ों की वृद्धि होती है। बोरोन की बात करेंगे, प्लाज्मा झिल्ली की कार्यशीलता, परागकण, अंकुरण, कोशिका विवर्धन की बात हो रही है, एलोंगेशन की बात हो रही है। जिंक की बात करेंगे, पौधों की वृद्धि ऑक्सीजन संश्लेषण में होता है। निकेल बीज के अंकुरण में। मोलिब्डेनम नाइट्रोजन उपापचय पुष्पन में सहायक होता है। मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, नाइट्रोजन उपापचय में बात आती है। लोहा पर्णहरिम बनाने में आवश्यक क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। उपापचय में सहायक पत्तियों में वृद्धि होता है। तांबा। समझ रहे हैं आप? सारी चीजें समझे। तो बोरोन हो गया, बोरोन का काम है प्लाज्मा झिल्ली की कार्यशीलता, परागकण, अंकुरण, कोशिका विवर्धन में काम करता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का विघटन, पत्ती जड़ों की वृद्धि, ये क्लोरीन का काम है। तांबा उपापचय में सहायक पत्तियों में वृद्धि। लोहा पर्णहरिम बनाने में आवश्यक क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, नाइट्रोजन उपापचय में सहायक होता है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजन उपापचय पुष्पन में सहायक है। निकेल बीज के अंकुरण में और जिंक पौधों की वृद्धि, ऑक्सीजन संश्लेषण में सहायक होता है। और बोरोन प्लाज्मा झिल्ली की कार्यशीलता, परागकण, अंकुरण और कोशिका विवर्धन में ये सहायक होता है। एलोंगेशन में दोस्तों, एलोंगेशन में परीक्षा दृष्टि से समझो। संवहनी जो है वस्कुलर पौधों में पानी ऊपर जाता है, पानी जाता है जाइलम से। जाइलम मतलब जल टिश्यू से। पौधों में फ्लोएम प्रमुखता उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोस्तों, ठीक है।
ये पोटेशियम है नहीं, के वाला पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये वाला, समझ रहे हैं, गलतियां होती हैं। नेक्स्ट, सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है सल्फर। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी क्या है, ये है सल्फर, आपका सल्फर दोस्तों। नेक्स्ट, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, किसमें, नाइट्रेट के रूप में ये पौधे ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन। दलहनी फसलों के लिए गांठ गठन के लिए आवश्यक है, जो दलहनी फसलों के लिए गांठ गठन के लिए क्या आवश्यक है, यह है बोरॉन, इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा बोरॉन। फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण होता है, इसे कहते हैं फसल लॉगिंग। यानी कि फसल लॉगिंग कहलाता है फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण कहलाता है फसल लॉगिंग। अमरविल पे कुस्कोटा पे बात करेंगे। पूर्ण स्तंभ परजीवी है, यानी कि स्टेम पैरासाइट है, आवर्तबीजी है। तना पतला, दुर्बल एवं पीले रंग का होता है। पोषक के चारों ओर लिपटकर परजीवी मूल, जैसे हॉस्टिरम बोलते हैं, उसके द्वारा भोजन, खनिज, लवण, जल प्राप्त करना होता है, ठीक है। अब आ जाओ पादप हार्मोन पे। पादप हार्मोन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा पादप हार्मोन की, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं वह दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होते हैं, क्या कहलाते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। यानी कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होते हैं, उन्हें कहते हैं पादप हार्मोन्स। कार्य क्या है, वृद्धि, प्रजनन एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं का नियमन होता है। हार्मोन शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता थे अर्नेस्ट स्टर्लिंग, जो वर्ष 1905 में हुए। अन्य नाम है वृद्धि नियामक पदार्थ, ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। वृद्धि नियामक पदार्थ हैं जो अन्य रेगुलेटर होते हैं। पादप हार्मोन्स के प्रमुख वर्ग हैं, उनके कार्य, वृद्धि वर्धक है यानी कि ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया और साइटोकाइनिन हो गया, समझ रहे हैं आप। वृद्धि वर्धक हो गए ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन हो गए, यह ग्रोथ प्रोमोटर्स हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, समझ रहे हैं। मिटा दो एक बार, ये मिटा देता हूं, ये जिब्रेलिन है, याद रखना। वृद्धि रोधक यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। एब्सिसिक एसिड और स्ट्रेस हार्मोन है, और एथिलीन है, एथिलीन लार्जली ग्रोथ इनहिबिटर की बात हो रही है, ये है वृद्धि रोधक हार्मोन। गॉट इट। नेक्स्ट आता हूं, साइटोकाइनिन की बात करेंगे। साइटोकाइनिन का अन्य नाम है साइटोकाइनिन का फाइटोकाइनिन। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कोसा विभाजन, ठीक है। जीर्णता यानी कि सेंस जो होता है, सेंस चीज को रोकना, क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाना, ये साइटोकाइनिन की काम है। फाइटोकाइनिन कोसा विभाजन, जीर्णता को रोकना, क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाना। एब्सिसिक अम्ल की बात करेंगे, पुष्पन में सहायता करता है, कोसा विभाजन में सहायता करता है, बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करना इसका काम है, इसका एब्सिसिक अम्ल का। पुष्पन में सहायता, कोसा विभाजन में सहायता, बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करना एब्सिसिक अम्ल का काम है। पुष्पन में सहायता, कोसा विभाजन में भी और बीज के अंकुरण में। अब आते हैं एथिलीन पर। एथिलीन क्या है, फल पकाने वाला हार्मोन, इसे राइपनिंग हार्मोन कहते हैं, गैसीय रूप में मिलता है, पौधों के तने के अग्रभाग में निर्माण करता है। कार्य क्या है, फलों का पकाना, पत्तियों, फूलों और पुष्पों के विलगन का तीव्र करना, पत्तियों, फूलों, फलों एवं पुष्पों के विलगन को तीव्र करना, ये एथिलीन का काम है, समझ रहे हैं आप, गैसीय रूप में है। ऑक्सीन, यूज ऑफ ऑक्सीन समझते हैं। अब अपत्रण निवारण यानी कि वीड डिस्ट्रक्शन का काम है इसका, वीड डिस्ट्रक्शन, अपत्रण निवारण, फसलों को गिरने से बचाना। अनिषेक फलन यानी कि पैरा क्या है, परथेनोकॉर्पी होता है, बिना निषेचन के फलों का विकास होना चाहिए, समझ रहे हैं। संतरा, नींबू, अंगूर, केला, टमाटर आदि में बिना परागण, पॉलिनेशन में निषेचन होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन में उसके फलों का विकास होगा दोस्तों। यूज ऑफ ऑक्सीजन, अपप्रतरण निवारण, वीड डिस्ट्रक्शन, फसलों को गिरने से बचाना। अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फलों का विकास, संतरा, नींबू, अंगूर, केला व टमाटर आदि में बिना परागण यानी कि पॉलिनेशन व निषेचन, फर्टिलाइजेशन के भी फलों का विकास होता है इस ऑक्सीजन के द्वारा। ऑक्सीजन के उदाहरण समझो, इंडोल एसिटिक अम्ल होता है और इंडोल पायरुविक अम्ल होता है, ये होता है प्राकृतिक ऑक्सीजन। इंडोल एसिटिक अम्ल और इंडोल पायरुविक अम्ल होता है, ये होता है प्राकृतिक ऑक्सीजन। और इंडोल एसिटाइल्डिहाइड होता है, तो इंडोल एसिटाइल और इंडोल ब्यूटारिक अम्ल, ये होता है एसिटाइल्डिहाइड, और इंडोल ब्यूटारिक अम्ल होता है नेप्थलीन एसिटिक अम्ल होता है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, इसे बोलते हैं 2,4-D, और ये होता है 2-मिथाइल-4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ये होता है संश्लेषी ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं ये याद रखना। 3, 4, 5, 6, 7 वाले इंडोल ब्यूटारिक, ये सब हालांकि ऐसे क्वेश्चन कम आते ही नहीं है, तो इसलिए इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेना, रीड आउट कर लेना। पादप हार्मोन की बात करें, ये ऑक्सीन और जिब्रेलिन, एब्सिसिकम, साइटोकोनिन और एक साइटोकाइनिन के साथ एथिलीन। ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन, एब्सिसिकम, साइटोकाइनिन और एथिलीन। पादप हार्मोन और उसके कार्य, ऑक्सीन ये शिखर प्रदानता करता है, जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि में काम आता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में काम आता है। एब्सिसिक अम्ल की बात करेंगे, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल।
गैसीय स्थिति में पाई जाने वाला हार्मोन है एथिलीन। फलों को पकाने वाली गैस है एसिटिलीन। वृद्धि मापक यंत्र है एक्सोनोमीटर। जीर्णता यानी कि सेंसनेस को विलंबित करता है साइटोकाइनिन। क्या है? सेंसनेस को विलंबित या रोकता है जीर्णता को है साइटोकाइनिन। अब बात करेंगे जिब्रेलिन की। बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन व अनिषेक फलन करना, बीजों के अंकुरण में सहायक है ये कौन सा? जिब्रेलिन गाइस। अब आते हैं पादप जनन पे। देखो थोड़ा स्पीड से इसलिए बढ़ रहे हैं गाइस क्योंकि बहुत टाइम कम रह गया, आप जल्दी से रिवाइज कर लो, इसको भी हम खत्म कर लें। पादप जनन परिभाषा देखो, पौधों द्वारा अपनी तरह संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, उसे कहते हैं पादप जनन। प्रकार समझो, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और जनन हेतु प्रमुख पादप भाग। पुष्प ये होता है पुंकेसर, स्टेमा स्टेमंस का, नर जननांग, और अंडक होता है कार्पल का, स्त्री से का, ये होता है प्रजनन अंग। समझ रहे हैं? जनन हेतु प्रमुख पादप भाग पुष्प की बात कर रहे हैं, पुंकेसर, नर जननांग और अंडक होता है स्त्री के सर, प्रजनन अंग की बात हो रही है। अलैंगिक जनन की बात करेंगे। अलैंगिक जनन जीवधारी जो पौधों द्वारा यौन कोशिकाओं या युग्मकों के मिलन के बिना प्राय अपने समान अर्थात जन्म के एकदम समान संतान उत्पन्न करना, ये कहलाता है अलैंगिक जनन। जो जीवधारी हैं पौधों द्वारा यौन कोशिकाओं या युग्मकों के मिलन के बिना प्राय अपने समान अर्थात जनक के एकदम समान संतान उत्पन्न करना कहलाता है परिभाषा यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की विधि ये होती है मुकुलन, जिसे बोलते हैं बडिंग। कार्य प्रवर्धन होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। मुकुलन हो गया, मुकुलन यानी कि बडिंग। कार्य कायिक प्रवर्धन हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और मुकुलन हो गया बडिंग। द्विविभाजन हो गया बाइनरी फिजन, और खंडी विभाजन हो गया फ्रेगमेंटेशन। पुनरुद्भवन हो गया रीजनरेशन। कलिका होता है गैम्यूल्स, दोस्तों कलिका क्या है? गैम्यूल्स होता है। और बीजाणु जनन हो गया स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन होता है बीजाणु जनन। एक बार फिर देख लो अलैंगिक जनन की विधि को, देखो यहाँ पे कहते हैं मुकुलन बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन। रीजनरेशन पुनरुद्भवन, कलिका होता है गैम्यूल्स, द्विविभाजन होता है बाइनरी फिजन, खंडी विभाजन होता है फ्रेगमेंटेशन, बीजाणु जनन होता है स्पोरुलेशन। ये अलैंगिक से होते हैं। लैंगिक जनन की बात करेंगे। लैंगिक प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा जनन कोशिकाएं सेक्स सेल का इस्तेमाल कर अपनी ही प्रजाति के नए जीव को जन्म देते हैं, यह है लैंगिक जनन। अब कायिक प्रवर्धन पैदा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे, बिना किसी जननांग की सहायता के किसी पौधे के भागों जैसे तना या पत्तियां आदि के नए पौधों का विकास होगा, इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दूसरा होता है अलैंगिक जनन विधि, ठीक है, बिना किसी जननांग की सहायता के किसी पौधे के भागों जैसे तना व पत्ती आदि से नए पौधे का विकास होगा, उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। पारंपरिक विधियां स्तंभ कर्तन या तना काट स्टेम कटिंग होता है, दाब लगाना इसे बोलते हैं लेयरिंग, या कलम बांधना ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो जो पारंपरिक विधियां हैं स्तंभ कर्तन या तना काट, स्टेम कटिंग, दाब लगाना, लेयरिंग, कलम बांधना, ग्राफ्टिंग होता है, ये सारी चीजें हो गई इसकी कायिक प्रवर्धन की विशेषताएं। नए पौधे आकारकीय एवं आनुवंशिक रूप से अपने जनक यानी कि पेरेंट के समरूप हो जाते हैं, ये होती हैं इसकी विशेषताएं। अब आता हूँ डिकोगैमी पे, पृथक परिपक्वता या भिन्न भिन्न काल पक्वा पे बात करेंगे। ये कौन सा है? सॉरी ये है पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता पे, यानी कि इसे बोलते हैं डिकोगैमी। इस पर चर्चा होगी। क्या है डिकोगैमी? इसकी परिभाषा समझो। उभयलिंगी पुष्पों में पुमंग, उभयलिंगी जो पुष्प हैं उसमें क्या होता है? पुमंग होता है, जिसे बोलते हैं क्या होता है? एंड्रोसियम, तथा जायंग होता है, इसे बोलते हैं गाइनोसियम। यानी कि जो उभयलिंगी पुष्पों में पुमंग तथा जायंग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना, यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड पे परिपक्व होना, पकना, इन पुष्पों में स्वपरागण संभव नहीं है। स्वपरागण संभव नहीं है इन पुष्पों में। दो प्रकार के होते हैं, पूर्व पुपंक्वता यानी कि बोलते हैं प्रोटेंडरी, और पूर्व स्त्री परिपक्वता जो है प्रोटोगैनी। पराग कोष का अंडाशय से पहले परिपक्व हो जाना, पराग कोष का अंडाशय से पहले परिपक्व होना, यह पूर्व पुपंक्वता। और पूर्व स्त्री पक्वता होता है अंडाशय का पराग कोष से पहले परिपक्व हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्तंभ कर्तन की बात करेंगे। स्तंभ कर्तन पे आते हैं, क्या है? स्टेम कटिंग की बात करेंगे। स्तंभ कर्तन जनक पौधे यानी कि पेरेंट प्लांट के तने के एक भाग से नए पौधे का विकास करना, ये होता है स्तंभ। जनक पौधे यानी पेरेंट प्लांट के तने के एक भाग से नए पौधे का विकास करना। उदाहरण है बोगनविलिया, कॉर्नेशन, गुलाब तथा अंगूर, ये उदाहरण है इसके। कौन से हैं? बोगनविलिया, कॉर्नेशन, गुलाब तथा अंगूर। कोको की बात करें, बीज प्रवर्धन, स्तंभ कर्तन, ये इसके क्या है? उदाहरण है कोको की। बीज प्रवर्धन, स्तंभ कर्तन उदाहरण है। गन्ना, तने में उपस्थित पर्व नोड्स तथा पर्व संधियां इंटरनोड्स के प्रयोग से स्तंभ कर्तन या तना काट विधि द्वारा प्रवर्धन होता है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो जो बोगनविलिया है, कॉर्नेशन है, गुलाब है, अंगूर है, कोको बीज प्रवर्धन होता है, स्तंभ कर्तन भी होता है। गन्ना, तने में उपस्थित जो नोड्स हैं तथा जो पर्व संधियां इंटरनोड्स जिन्हें बोलते हैं, ये इंटरनोड्स भी काम आते हैं। इसके प्रयोग से स्तंभ कर्तन या तना काट विधि द्वारा प्रवर्धन
होता है गैस। अब आ जाओ नेक्स्ट, दाब तकनीक की बात करें, लेयरिंग की बात करेंगे। क्या है? पौधों की तना शाख को दबाकर भूमि से संपर्क कराए जाने के कारण तने में उग आई जड़ों को काटकर नए पौधे के रूप में उगाना कहते हैं इसे चमेली। पौधों की तना शाख को दबाकर भूमि से संपर्क कराए जाने के कारण तने में उग आई जड़ों को काटकर नए पौधे के रूप में उगाना कहते हैं। जैसे उदाहरण है चमेली का। दाब तकनीक की बात हो रही है। पुष्प के विभिन्न भाग की बात करें। क्या है पुष्प के विभिन्न भाग? समझो, ये होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय, ये होता है स्त्री केसर। तो स्त्री केसर में इसे कार्पेल बोलते हैं, उसमें वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है। और परागकोश है एंथर, तंतु है उसका फ्लामेंट और दल है पेटल। ये होता है पुंकेसर। ये होता है क्या? स्टेमन्स। पुंकेसर होता है स्टेमन्स, परागकोश, तंतु, दल। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। और ये होता है क्या? पुष्पासन। ये सारे भाग हैं। ये होता है वर्तिका स्टिग्मा, कलर चेंज करते हैं। ये होता है स्टिग्मा, वर्तिका। ये होती है वर्तिका, ये काग्र है। ये अंडाशय ओवरी, ये वाली, समझे। और ये होता है क्या? परागकोश एंथर। ये होता है तंतु यानी कि फिलामेंट। और ये होता है पटेल दलधर। पुष्पासन हो गया, इसे बोलते हैं थैलेमस। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं। ये होता है बाह्यदल, जिसे बोलते हैं सीपल। ये होता है बीजांड, जिसे बोलते हैं ओव्यूल। और ये आपका डंठल, जिसे बोलते हैं पेडिंकल, पेडिंकल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। परागकण की बात करेंगे तो ये होता है पॉलिनेशन। परागकण, पॉलिनेशन, परिभाषा की बात करेंगे तो परागकणों के परागकोश एंथर से वर्तिकाग्र और स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया है दो प्रकार से होती है, स्वपरागण और परपरागण। इसकी चर्चा करते हैं। स्वपरागण, जो स्वपरागण है, एक पुष्प के परागण का उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचना, ये कहलाता है स्वपरागण। समझ रहे हैं आप? स्वपरागण मैंने दिखाया कहाँ होता है, ये आपका स्वपरागण का भाग कौन सा? ये वाला जो स्टिग्मा है ना, ये वाला। सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्वपरागण। अब बात करते हैं परपरागण की। परपरागण क्या होगा ये भी समझो। एक पुष्प के परागण को उसी जाति के दूसरे पुष्प की यानी कि दूसरा जो पुष्प का फ्लावर होगा उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वो कह रहा है पर, यानी कि दूसरे पे पर, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये कहलाएगा परपरागण। परपरागण के प्रकार वायु द्वारा होता है, जंतु द्वारा होता है और जल परागण द्वारा, कीट द्वारा और पक्षी द्वारा भी इसका क्या होता है? परपरागण के प्रकार के हिसाब से कीट द्वारा और पक्षी द्वारा भी इसका परागण हो जाता है। कृत्रिम परागण समझो, मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों को स्वच्छानुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण। यानी मनुष्य द्वारा, जो मनुष्य करते हैं उसके कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों को स्वच्छानुसार किसी दूसरी पौधे के वर्तिकाग्र, स्टिग्मा में होती है ये परागण की प्रक्रिया। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त भाग परागकोश होता है। पौधों में गूंटी लगाने का कार्य होता है वानस्पतिक प्रसारण के लिए। क्लोनल वर्ण का प्रयोग होता है आलू में। किसमें होता है? आलू में। माँ पौधों की भांति पौधा होता है, माँ पौधों की भांति पौधा होता है तना काट के। माँ पौधे की भांति, याद रखना, भ्रूण मिलता है बीज में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है प्रकाश, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है संकर बीज। क्या कहलाता है? ये संकर बीज कहलाते हैं। पादपों का आर्थिक महत्व क्या है? सूरजमुखी की बात करेंगे। वानस्पतिक नाम है इसका हेलिनथस एनस। उत्पादन क्या है इसका? तेल। वसा की अत्यंत कम मात्रा होती है, हृदय रोगियों हेतु लाभप्रद है। प्रकार क्या है? एस्ट्रेसी कुल का है और आवृतबीजी पादप होते हैं सूरजमुखी में। सुगंधित तेल, एरोमेटिक ऑयल की बात करूं, ये है चंदन। सेंट्रलम एल्बम होता है चंदन का पौधा। कपूर होता है, सिनामम कपूर होता है, इसमें कपूर लौंग होता है। सिजेगियम एरोमेटिक होती है, इसमें एरोमेटिकम लौंग होती है। पिपरमेंट होता है, मेंथा पिपरिटिया होता है इसमें। किसमें? सुगंधित तेल की बात हो रही है। लौंग, पिपरमेंट, चंदन और कपूर की बात होगी। नेक्स्ट बात करेंगे नीम। समझो नीम क्या है? एजाडिरेक्टिन रसायन होता है इसमें। एजाडिरेक्टिन, एजाडिरेक्टिन रसायन होता है किसमें? नीम में। ये याद रखना, ये कीटनाशक और कवकनाशक को मारने के काम आता है। क्या होता है? कीटनाशक और कवकनाशक। एजाडिरेक्टिन जो रसायन है नीम में होता है, पूछा जाएगा तो बता देना। मच्छर विकर्षक होता है, मस्किटो रिपेलेंट का उत्पादन होता है। प्रयोग क्या है? फसल में कीट वृद्धि को रोकने में सहायक है। नीम के विभिन्न भागों से चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भनिरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा, सर्प एवं बिच्छू के दंश हेतु विषरोधी जैसी दवाओं का निर्माण करता है। बायोडीजल उत्पादन में काम करता है। यूरिया की कोटिंग में प्रयुक्त है। कौन सा? नीम दोस्तों। ये नीम फसल में कीट वृद्धि को रोकने में सहायक। नीम के विभिन्न भागों से चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भनिरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा, सर्प, बिच्छू के दंश हेतु विषरोधी जैसी दवाओं का निर्माण, बायोडीजल उत्पादन, यूरिया की कोटिंग में प्रयुक्त होता है ये नीम। नेक्स्ट बात करेंगे बायोडीजल पे। जो बायोडीजल क्या है? बायोडीजल ये प्रमुख उदाहरण इसकी बाद में बात करेंगे। मुख्य रासायनिक संघ
जो संगठन इसका कंपोजिशन है। देखो मुख्य रासायनिक संगठन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड जो है मॉम की प्रचुर मात्रा होती है इसमें बायोडीजल में। गॉट इट? ठीक है, तो मुख्य रासायनिक संगठन हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड जो मॉम की प्रचुर मात्रा होती है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, याद रखना पहला है बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। इसकी विशेषता क्या है? जैट्रोपा, करंजा, नागचंपा एवं नीम आदि जैसे पादपों से डीजल के समरूप ईंधन का उत्पादन होता है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, तो जैट्रोपा, करंजा, नागचंपा, नीम जैसे पादपों से डीजल के समरूप ईंधन का उत्पादन होता है। जैसे करंजा वानस्पतिक नाम क्या है? पोंगेमिया पिन्नेटा हो गया, पोंगेमिया तेल की प्राप्ति होती है। जैट्रोपा समझो, इसका नाम है रतनजोत, वानस्पतिक नाम। जैट्रोपा कर्कास हो गया, क्या है ये? जैट्रोपा कर्कास। आवृतबीजी पादप, ये क्या है? आवृतबीजी पादप, ये अन्य नकदी फसलों की तुलना में कम जल की आवश्यकता रखते हैं, आवृतबीजी पादप। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्रमुख औषधीय पादप की बात करें, पुदीना क्या है? इसका उपयोग पाचक में होता है, वायु प्रकार, पेट का दर्द एवं अपच ठीक करना, ये सब क्या है? पुदीना के प्रकार है। पुदीना जो है इसका उपयोग पाचक में, वायु विकार में, पेट का दर्द एवं अपच ठीक करना प्रमुख औषधीय पादप है ये पुदीना के। तुलसी द्विबीजपत्रीय एवं शाकीय पौधा, इसका उपयोग होता है कफोत्सकारक में और प्रतिजैविक गुणों में। तुलसी का क्या है? द्विबीजपत्रीय एवं शाकीय है, उपयोग होता है कफोत्सकारक एवं प्रतिजैविक गुणों में। ठीक है, पुदीना का उपयोग पाचक, वायु विकार, पेट का दर्द एवं अपच ठीक करने में काम आता है, प्रमुख औषधीय पादप है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला की। आम की, नीलम और अल्फांसो का संकर किस्म क्या? रत्ना। काशी लालिमा फसल प्रजाति है भिंडी की। CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ने की। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिट्रिकम, जो मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिट्रिकम ड्यूरम। लिटमस अम्ल क्षार सूचक है लाइकिन का। तुलसी के पौधे में औषधीय कारक है फिनोल और फ्लेवोनॉइड। पेट्रोपादप क्या है? करंजा और रतनजोत, जिसे कहते हैं जैट्रोपा, ऊपर भी चर्चा हुई है इसकी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ आता है और आपके एग्जाम में मिस करने को होता है। ब्राह्मी दोस्तों मस्तिष्क का टॉनिक, क्या है? मस्तिष्क का टॉनिक ऑफ माइंड, मस्तिष्क का टॉनिक है ये ब्राह्मणी, जो माइंड में यूज होता है, मस्तिष्क का टॉनिक है ब्राह्मणी। सदाबहार मधुमेह दूर करने वाला है पुदीना। वातहत की बात करेंगे तुलसी कफ जो होता है ना, कफोत्सकारक, तुलसी कफ के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। पुदीना वातहत के लिए, सदाबहार मधुमेह के लिए, और ब्राह्मी मस्तिष्क का टॉनिक है, माइंड का टॉनिक है दोस्तों। गॉट इट? अब लौंग की चर्चा करने वाले हैं, लौंग। गॉट इट? तो लौंग का जन्म स्थान है इंडोनेशिया। कुल है इसका मिटरसी, प्रयुक्त भाग है इसका पुष्प कल का उपयोग है इसका भोज्य पदार्थ में। टूथ एक, दांतों में दर्द में निवारण होती है टूथ एक दोस्तों। सदाबहार की बात करेंगे, 12 महीने खिलने वाला पुष्प पौधा होता है ये सदाबहार, 12 महीने खिलने वाला पुष्प पौधा है। कौन सा? सदाबहार का। मधुमेह के उपचार में सहायक होता है, मधुमेह के उपचार में सहायक होता है ये सदाबहार का पौधा। हल्दी की बात करेंगे, प्रकंद यानी कि राइजोम का उदाहरण है, वानस्पतिक नाम इसका क्या है? प्रकंद। हल्दी मतलब राइजोम का उदाहरण है प्रकंद का। करकुमा लौंगा क्या है? करकुमा लौंगा है हल्दी का, और कुल है जिंजिबेरेसी कुल है इसका हल्दी का। प्रकंद का उदाहरण है, वानस्पतिक नाम है इसका कुरकुमा लौंगा है, कुल है जिंजिबेरेसी। उपयोग है औषधि मसाले एवं रंग कारक के रूप में, औषधि मसाले एवं रंग कारक के रूप में हल्दी का यूज होता है। गन्ने पे आते हैं दोस्तों, गन्ना क्या है? गन्ना समझो शुगर केन। जैव ईंधन यानी एथेनॉल की प्राप्ति शक्कर बनाने में होता है, प्रमुख प्रजाति है इसकी CO 1148 पूर्व उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक उपज है इसकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ब्राह्मी वानस्पतिक नाम है इसका पाकोपा मिन्नरी, अन्य नाम है जल निम्ब, ये इसको ब्राह्मी को कहते हैं, जो मस्तिष्क का टॉनिक है। उत्पत्ति है इसकी जलाशय भूमि में, प्रयोग है मस्तिष्क का पोषण, स्फूर्तिदायक होती है, स्नायु कोषों का पोषण एवं उन्हें उत्तेजित करना इस ब्राह्मी के काम है। अब आते हैं पुदीना पे। पुदीना का वानस्पतिक नाम है मैंथा अर्वेसिस, प्रयोग होता है पुदीना अर्क या मेंथेनॉल तेल का उत्पादक। विधि है पुदीने की पत्तियों का भाप आश्वासन यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन। भारत द्वारा संपूर्ण विश्व के मैंथा उत्पादन का 75 से 80% उत्पादन होता है कहां पर? उत्तर प्रदेश में, मैंथा का, यूपी में। चिलगोजा वानस्पतिक नाम है दोस्तों इसको पाइनस जेरार्डियाना, याद रखना। पाइन पौधे के बीज से प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है चिलगोजा में। क्या? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है। अब आते हैं इस पर, कैफीन की बात करेंगे गाइस। कैफीन होती है मनो स्फूर्तिदायक एवं मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले उत्तेजक औषधि, कैफीन। उसके बाद रासायनिक सूत्र है C8H10N4O2। रासायनिक प्रकृति है क्षाराब, एल्कोहॉइड पदार्थ है, चाय, कॉफी, कोको में ये पाया जाता है। अफीम किससे प्राप्त होता है? फल से। हींग होती है जड़ से। रबर होता है तना से। रबर किससे? तना से। कुनैन किससे होती है? छाल से। कुनैन छाल से प्राप्त होती है।
सरसों की बात करेंगे वरुणा, मटर की बात करेंगे तो सपना, मूंगफली की बात करेंगे तो कौशल, आम की बात करेंगे तो सूर्या। सरसों जो है वरुणा की फसल है, प्रजाति है। मटर जो है वो किसकी है, सपना की प्रजाति है, ठीक है। मूंगफली कौशल की है, आम है सूर्या की। अन्य पादप समझो। क्रिकेट बैट की बात करेंगे, इसका निर्माण होता है बिलो से, बिलो की लकड़ी से। बिलो का वानस्पतिक नाम है सैलिक्स अल्बा। हॉकी स्टिक्स की बात करेंगे, ये शहतूत की लकड़ी से होती है, शहतूत का वानस्पतिक नाम है मोरस अल्बा। परीक्षा दृष्टि से समझ लो। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, किसका, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है पावर एल्कोहल के लिए। चिलगोजा प्राप्त होता है साइकस के बीज से, चिलगोजा साइकस के बीज से। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ है नीम। शीतल पेय जैसे कोला, कोका कोला में पर्याप्त होती है कैफीन। चाय की पत्ती में विद्वान उत्तेजक है कैफीन। समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण सोर्स है आयोडीन। कट्टू का आटा प्राप्त होता है फैगोपायरस से, फैगोपायरम सॉरी। हींग प्राप्त होती है तने व जड़ के निष्कर्षण से, तने। कार्क प्राप्त होती है क्वैकर से। टापा कपड़ा बनाया जाता है मोरिसी परिवार शहतूत का पौधा से। दोस्तों नेक्स्ट बात कर रहे हैं, प्रमुख पादप रोग समझो क्या क्या है। पादप रोग का अध्ययन कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी कहलाती है। पौधों में कवक जनित प्रमुख रोग होते हैं। प्रमुख पादप रोग कौन से, फाइटोपैथोलॉजी है। पौधों में कवक जनित प्रमुख रोग होते हैं, कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंगी से होते हैं, उसको कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, और क्वेश्चन गलत 1 से 2 भी आते हैं, गलत होने के चांस भी होते हैं दोस्तों। सो प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बात होगी नेक्स्ट। गेहूं का काला रस्ट होता है, वो होता है पिक्यूनिया ग्रेमिनस ट्रेटिसाई, पिक्यूनिया ग्रेमिनस ट्रेटिसाई, ये कवक है। तो गेहूं का काला रस्ट, गेहूं में काला रस्ट नाम का रोग होता है, ये याद रखना। और ये होता है किससे, कवक से, फंगस से। और जो कवक का नाम है वो पिक्यूनिया ग्रेमिनस ट्रेटिसाई। गेहूं का स्मट रोग होता है, ये गेहूं में होता है, लूज स्मट ऑफ व्हीट। स्लत कंड कहते हैं, स्लत कंड भी कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिगो नूडा ट्रेटिसाई। मेरे हिसाब से ये वाला ना कवक छोड़ सकते हो तुम, क्योंकि याद भी नहीं होंगे मुझे जो लग रहा है। पर ये याद रखो कि काला रस्ट होता है वो गेहूं में होता है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। लूज स्मट ऑफ व्हीट होता है गेहूं का स्लतकंड या स्मट। आलू की अंगेती अंगमारी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इंग्लिश भी याद रखो। आलू की पछेती यानी कि बिलेमित अंगमारी, ये होती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू का वार्ड रोग, वार्ड डिजीज आलू में होती है, ये कवक की वजह से होती है, याद रखना सब। मूंगफली का टिक्का रोग, ये मूंगफली में होता है। डिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, गन्ने का लाल गलन रोग यानी कि रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस यानी कि धान की भूरी पर्ण चित्ती होती है। अरहर की मलानी, विल्ट ऑफ अरहर, ये अरहर की मलानी होती है। ये सारे रोग हैं, अरहर में मलानी होती है, ठीक है। धान में भूरी पूर्ण पर्ण चित्ती होती है। लाल गलन रोग होता है गन्ने में, टिक्का रोग होता है मूंगफली में, वार्ड रोग होता है आलू में, पछेती अंगमारी होती है आलू में, और अगेती अंगमारी होती है आलू में। स्लत कंड और स्मट होता है गेहूं में, काला रस्ट होता है गेहूं में। अब आते हैं पौधों में जीवाणु जनित प्रमुख रोग कौन कौन से। ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। आलू का सैथिल रोग, याद रखना, पोटैटो विल्ट होता है, ये सुडोमोनास सोलेनिसियरम के द्वारा होता है। क्राउन गाला रोग होता है, किसमें रोग का नाम है क्राउन गाला रोग, ये एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेरिफेसियंस। बंद गोभी का काला गलन, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ये जेंथोमोनास कैपिस्ट्रम होता है। और ये नींबू का कैंकर, याद रखना, ये जेंथोमोनास सिट्री। जीवाणु के नाम जल्दी नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी एक बार चाहो तो ये जीवाणु वाला देख लेना। तो आलू का सैथिल रोग यानी कि पोटैटो में विल्ट होता है, क्राउन गोल डिजीज होता है क्राउन गोल में, और ब्लैक रॉट होता है कैबेज में, और नींबू का कैंकर होता है किसमें, नींबू में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख तत्वों की कमी से होने वाला पादप रोग क्या है। जस्ता या जिंक से होता है धान में खड़ा रोग, जस्ता या जिंक से होता है धान में खड़ा रोग। जस्ता या जिंक में होता है मक्का में सफेदी कली रोग, मक्का में जिंक की वजह से, धान में खड़ा और मक्का में जिंक की वजह से कली रोग, सफेद कली रोग होता है। और नींबू का लिटिल लीफ रोग हो जाता है, नींबू का लिटिल लीफ रोग हो जाता है जिंक की वजह से। बोरोन में होता है मोल फूलगोभी का ब्राउनिंग रोग, बोरोन में, बोरान जो उसमें फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग हो जाता है। बोरान की कमी से होता है चुकंदर का हार्ट रॉट होता है चुकंदर में, बोरोन की वजह से चुकंदर का हार्ट रॉट। तावा या कॉपर में होता है नींबू में डाईबैक रोग, नींबू में क्या है डाईबैक रोग, तांबे की वजह से। मॉलिब्डेनम की वजह से होता है पत्ता गोभी में विप्टेल रोग, विप्टेल। ऑक्सीजन की कमी से होता है आलू में ब्लैक हार्ट। ये चीजें समझिए आप, ठीक है। तो जस्ता से यानी कि धान और खैरा होता है जस्ता से, और सफेद कली होगी मक्का में, ठीक है। और नींबू का लिटिल लीफ रोग हो गया दोस्तों, किसमें हो गया, ये हो गया इसमें जस्ता जिंक में। ब्राउन हो गया फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग। बुरान से होता है चुकंदर का हार्ट रोग। तांबा या कॉपर से होता है नींबू में डाईबैक रोग। मॉलिब्डेनम होता है पत्ता गोभी में विप्टेल रोग। ऑक्सीजन होता है आलू में ब्लैक हार्ट। समझ रहे हैं। तो देखो ये जो प्रमुख रोग हैं इनकी बाद में बात करेंगे, विषाणु जनित और हेपेटाइटिस वगैरह जो ह्यूमन में होते हैं। अब तक हमने दोस्तों आपको करा दिए
जो जीवाणु के वनस्पति रोग थे, जीवाणु और कवक के द्वारा, ये इंपोर्टेंट है। और जो तत्व एलिमेंट है उनके द्वारा जो आपके रोग होते हैं पादपों में, प्लांट्स में, उन रोगों की भरपूर चर्चा की है, एक्सप्लेनेशन किया है। इनमें से क्वेश्चन आते हैं, मिस मत करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकनी चाहिए दोस्तों। इसमें कम से कम 2000 प्लस व्यूज तो आने चाहिए, जो नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा मुझे डाउन लगता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, आप सब लोग कर सकते हो, बट थोड़ा सा, इफ यू वांट टू दैट यू कैन डू दैट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग इट एंड जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।